बार स्ट्रगल आता है, तो क्या आपको कभी 11th में स्ट्रगल नहीं आया कि आपको लगा नहीं आया? मतलब से आप कितने बजे उठते थे, क्या पढ़ाई का टाइम रहता था, जब आप पढ़ाई करते थे तो कितने सवाल मेरे बन रहे हैं, क्या मैं स्लो तो नहीं हो रहा हूँ, इस बातों पे आप ध्यान रखते थे? 11th में नहीं रखता था इस बात पे ध्यान। रात में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था, वहाँ पे शांति रहती थी। धीरे धीरे से होता है। अब अचानक से सीधा आप रोटेशन पढ़ोगे तो नहीं होगा। या स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे टू फाइंड द आइडियाज, बट कांग्रेचुलेशन संदीप, मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ संदीप झा से। इन्होंने जेईई मेंस फेज 2 में 107 ऑल इंडिया रैंक लाया है एंड अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ संदीप की फेज 1 और फेज 2 के बीच में आपने काफ़ी बेहतर इंप्रूव किया है, तो आपने क्या क्या ऐसे पॉइंट्स ऐसा क्या आपने तैयारी में डिफरेंस लाया था या क्या बेहतर किया था जिससे आपका रैंक इंप्रूव हुआ या परफॉर्मेंस इतना बेहतर इंप्रूव हुआ है? यस सर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरा परसेंटाइल था 19.91 एंड जो सेकंड स्टेज मैंने दिया है, सेकंड सेशन मैंने दिया है, उसमें मेरा परसेंटाइल था 19.9972 एंड ऑल इंडिया रैंक 107। तो मेन जो डिफरेंस हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम जो दिया था उसमें मैंने पाया है कि मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किए थे, सिली मिस्टेक मतलब जैसे होते हैं। जैसे मैंने मैथ्स में 2 कर दिए, केमिस्ट्री में भी 2 कर दिए, फिजिक्स में 1 आधा कर दिया। तो इस वजह से उसमें मेरा मतलब थोड़ा परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं था। तो उसको मैंने मेनली सोचा कि इस बार इंप्रूव करके दूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा लेवल आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि मेरा लेवल उतना है कि मैं जेईई में सारे क्वेश्चन कर पाऊँ। तो मेन जो डिफरेंस था वो मैंने सिली मिस्टेक पे वर्क किया अपने। जैसे इंटीजर में मैंने पिछली बार काफ़ी मिस्टेक किया था इंटीजर सेक्शन में, तो आई मेड श्योर कि इस बार मैं मिस्टेक ना करूँ। वेरी नाइस। तो इंटीजर सेक्शन एंड एरर्स के ऊपर आपने लास्ट ईयर टेस्ट इसमें एरर्स में काफ़ी आपने इम्प्रूव किया है। डेफिनेटली। अच्छा, आपके ये 3 सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट में क्या फेवरेट था और क्या डिफरेंस आया था फेज 1 और फेज 2 में, तीनों सब्जेक्ट वाइज अगर आप बता सकते हैं इसमें? तो फर्स्ट जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा मैथ्स में था 90, केमिस्ट्री में था 85 एंड फिजिक्स में था 95। तो आई थिंक 90 था, सॉरी, फिजिक्स में 90। एंड इस बार जो मैंने दिया इसमें मैथ्स में 95 है, केमिस्ट्री में 90 है, फिजिक्स में 95 है, और सम क्वेश्चन में एरर था थोड़ा, दे देंगे करेक्टेड, बट इट्स ओके। तो जो मैंने मैथ्स में तो मेरा कोई खास स्ट्रेटजी था नहीं, मैथ्स तो मेरा हमेशा ठीक ही जाता था जेईई मेन में। तो बस मैंने पिछले बार 2 एरर कर दिए थे, इस बार 1 कम किया, एक फिर भी हो गया। एंड केमिस्ट्री जो था पिछले बार थोड़ा इजी था, तो ऑल्दो मेरा मार्क्स 85 था, पर उस एक्चुअली में वो काफ़ी इस बार के हिसाब से काफ़ी ख़राब था। इस बार मेरा केमिस्ट्री 90 आया, तो एक्चुअली में इसके हिसाब से वो काफ़ी थोड़ा हल्का इन्फीरियर था ज़्यादा। इस बार बेटर था। एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स में इट वाज लाइक अराउंड द सेम जैसा पिछली बार हुआ था। आपके मैं जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप 11th और 12th में पहले 11th की जर्नी बताते हैं ना, जैसे आप 10th से 11th में आए, तो क्या 11th में जब आप आए तो एक डिफरेंस आता है कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो उसको आपने कैसे कोप अप किया और कैसे अपने दिनचर्या को आप मेंटेन रखते थे उसके तैयारी करने के लिए? तो जो 10th से 11th में जब मूव करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर्स आते हैं कुछ वो होते हैं जैसे इजी चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो उससे थोड़ा थोड़ा फ्लो बनना शुरू हो जाता है। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, वो सब, मैथ्स में भी सेट्स। तो ये सबसे थोड़ा थोड़ा मतलब बैरियर कम होता है लेवल का। थोड़ा थोड़ा आप जैसे पढ़ते हो, आप क्वेश्चंस करते हो, तो आपका एक थोड़ा फ्लो बन जाता है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर जैसे टफ चैप्टर्स आना शुरू होते हैं, जैसे मेन जो एक्चुअल जिनसे मतलब जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे रोटेशन, ये सब, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाते हो उसके लिए कि एग्जैक्टली आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है कि कैसे करना है। तो मतलब धीरे धीरे से होता है। अब अचानक से सीधा आप रोटेशन पढ़ोगे तो नहीं होगा। बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब सारे चैप्टर्स के पहले के आपके क्लियर है, तो आप आगे भी अच्छा कर सकते हो। फिर विद द फ्लो आप यू कैन डू बेटर डेफिनेटली। तो क्या आपको, जैसे आप 11th में आए, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास पहले से थी कि आपने उसको डेवलप किया है? तो किस तरह से डेवलप किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को फिर? यस, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आई थिंक डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके कंसेप्ट से। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आई थिंक प्रॉब्लम्स, या स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे टू फाइंड द आइडियाज, बट वंस यू लाइक डू वंस यू सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक 100-200 क्वेश्चंस, आपको एक पैटर्न दिखने लग जाता है क्वेश्चन में। तो आई थिंक उस हिसाब से बेटर होता है। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा देखिए, फिर भी मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ, तो उन्हें 11th में एक बार स्ट्रगल आता है, तो क्या आपको कभी 11th में स्ट्रगल नहीं आया कि आपको लगा? नहीं आया। मतलब जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी था, तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफ़ी मतलब वीक था। उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, मुझे याद नहीं होता था, जैसे प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो उसमें मैंने लगातार वर्क किया, लेकिन कभी छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया या फिर सोचा कि इसको छोड़ देता हूँ। हमेशा उसको वर्क किया मैंने, 12th में भी उस पर वर्क किया, एंड टुवर्ड्स द एंड वो भी मेरा इंप्रूव हो गया।
और भी कुछ चैप्टर्स थे, ऐसा नहीं है मतलब जैसे कंसेप्ट क्लियर थे लेकिन क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में उतने नहीं होते थे टफ वाले, तो उनको भी छोड़ा नहीं, उनका प्रैक्टिस किया, तो उससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होकर लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स एक अच्छे लेवल पे आ गए, डिसेंट लेवल पे। इन अ नॉर्मल डे मैं कि आपका जैसे दिनचर्या अगर मैं जाना चाहूँ 11th स्टैंडर्ड का, बिकॉज हर तरह के बच्चे अगर एक इन्फ्लुएंस है पढ़ाई करने के लिए, तो 11th स्टैंडर्ड में आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, कैसे आप कितने बजे उठते थे, क्या पढ़ाई का टाइम रहता था, क्या अगर आप उसको बता सके तो। मेरा तो 11th-12th में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता था, मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। मैं थोड़ा लेट नाइट ज़्यादा पढ़ता था क्योंकि थोड़ा सुबह में थोड़े डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते थे, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहता था, तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता था, वहाँ पे शांति रहती थी। तो मैं उठता था अराउंड 10:30 के अराउंड उठता था, एंड उसके बाद फिर स्टार्टिंग में मतलब मेरा कोई फिक्स रिजिड शेड्यूल नहीं था कि मैं यही करूँगा उठ के, जो करना हुआ सुबह जनरली थ्योरी का काम मैं ज़्यादा करता था। बात कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं बट मेरा दिमाग उतना सुबह काम नहीं करता था, तो मैं सुबह क्वेश्चन नहीं करता था उतना। फिर दोपहर में फिर लंच किया, उसके बाद पढ़ने के बाद उसके बाद फिर दोपहर में क्वेश्चन भी किए, या तो क्वेश्चन किया है तो मतलब जो करना हुआ दिन में, जैसे जिस हिसाब से टास्क रहता था उस हिसाब से मैं फ्लेक्सिबल काम करता था मेनली। उसके बाद फिर शाम तक पढ़ता था, फिर शाम में वॉक किया, उसके बाद फिर रात तक फिर से 3 घंटा पढ़ा, क्वेश्चन करता था मेनली रात में, एंड उसके बाद फिर डिनर किया, उसके बाद फिर मैं 3 घंटा और पढ़ता था सोने से पहले, उसके बाद फिर सोता था अराउंड 2:30। तो जैसा एक पॉइंट आपने सुना होगा, पैटर्न ऑफ स्टडी, पहले भी आपसे बहुत बार डिस्कस हुआ है कि एक एक्टिव टाइम बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई का, तो उस एक्टिव टाइम में तैयारी करना है। तो संदीप का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, उसका एक बेनिफिट है कि उसने अपने टाइम को फिक्स किया है। तो जैसे ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो 24 घंटा अलग अलग होती है, और जैसे आप ट्रेन करते हैं अपने आप को ब्रेन को, वैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। संदीप ने एक बात बोला हो, आपने ध्यान सुना हो कि मॉर्निंग में हमें क्या होता है, मैं उतना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता था, बट लेट नाइट में सॉल्व कर पाता था। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मॉर्निंग में हम सॉल्व कर पाते हैं। डिफरेंस ये है कि आप अपने टाइम को कैसे सेट करते हो और उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो। संदीप, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे कुछ प्लान बनाते थे कि भाई मुझे इतने सवाल या ये टॉपिक खत्म करना उस दिन में, तो क्या आप टास्क बना के काम करते थे कि आप रैंडम पढ़ाई करते थे? नहीं, रैंडम मैं टास्क बना के तो नहीं करता था, लेकिन रैंडम भी नहीं करता था, मतलब जो मेरे दिमाग में मतलब मैं सोच लेता था कैसे क्या करना है, मतलब ऐसा लिख के नहीं करता था। लेकिन मेरा कुछ मतलब टारगेट्स रहते थे कि ये चैप्टर आज करना है, इतना करना है, तो उस हिसाब से काम करता था। मतलब तो चैप्टर जब आप टारगेट करते थे उसमें क्वेश्चन थियरी सब करते थे? हाँ। कि लाइक मतलब मैं थ्योरी तो पहले बेसिक होता है, तो सबको करना ही होता है, उसके बाद क्वेश्चंस में तब तक करता था तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था थोड़ा कि क्वेश्चन बन रहे, और मतलब एक सेट हो जो मटेरियल था उसको पूरा खत्म फिनिश करता था मैं, कभी मटेरियल को हाफ नहीं छोड़ता था। टाइम्स आप क्या अपने पढ़ाई को टाइम में बांटा है कि टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए? दैट मीन्स व्हाट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितने, जब आप पढ़ाई करते तो कितने सवाल मेरे बन रहे हैं, क्या मैं स्लो तो नहीं हो रहा हूँ, इस बातों पे आप ध्यान रखते थे? 11th में नहीं रखता था इस बात पे ध्यान। 12th में टुवर्ड्स द एंड मैं इस बात पे ध्यान देने लगा था कि जल्दी करने हैं, और वो चीज़ मैं टेस्ट में ज़्यादा करता हूँ। इसमें ये नॉर्मल प्रैक्टिस में मैं मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या आइडियाज़ हैं उसमें मेन क्वेश्चन से। तो टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट में आपको, जैसे टेस्ट का एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं, कि भाई अगर 3 घंटे का पेपर है, तो पहले मैं तो जानना चाहता हूँ कि अगर आप 3 घंटे का एक मेंस का पेपर है तो आपका क्या प्लानिंग होता है उस पेपर को लेकर? मेरा तो फिक्स था हमेशा से, जब मैंने पहला पेपर दिया लास्ट पेपर दिया, मेरा तो एक ही मतलब मेन उसका अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी था। मैं पहले फिक्स करता था, फिजिक्स मेरा हाफ एन आवर में ही हो जाता था, उसके बाद फिर केमिस्ट्री भी हाफ एन आवर के अराउंड हो जाता था, तो 1 आवर के अराउंड में फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा लेता था। उसके बाद बचता था मैथ्स, तो मैथ्स थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको करने में मैं आराम से करता था कि सिली मिस्टेक ना हो, तो अराउंड 140 मिनट्स लग जाते थे, फिर लास्ट में बस 20 मिनट के अराउंड बच जाता था टू रीचेक द क्वेश्चंस। मैं कभी क्वेश्चन छोड़ता नहीं था बीच में। जब आप 11th से 12th आए तो क्या आपको ये नहीं लगता था कि मैं 11th का टॉपिक भूल जाऊंगा और 12th का टॉपिक पढ़ रहा हूँ? तो उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया उस समय आपने? मुझे उतना रिवाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, मतलब एक्चुअली मैं एक बार पढ़ लेता था, 2 बार पढ़ लेता था, तो मुझे ध्यान पे रहता था वो तो फिजिक्स। और मैथ्स में भी सेम, मैथ्स में भी मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मैं क्वेश्चंस करता था फिर भी, जो मैंने जैसे से 1 साल पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, तो उसका मैंने 1 साल बाद मतलब क्वेश्चन करता था, ऐसे छोड़ नहीं दिया था मैंने। आपने जैसे कि 11th के सिलेबस आपका कब तक अप्रॉक्स खत्म हो गया था? 11th का सिलेबस आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब 11th का सिलेबस मैंने बहुत ज़्यादा डिवीजन करके नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा मतलब एक मिक्स करके ही पढ़ा है। तो 12th का सिलेबस आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस कब आप खत्म कर दिए हो? अराउंड सितंबर खत्म हो गया था। सितंबर में खत्म हो गया था। उसके बाद आप जेईई मेंस फेज 1 के लिए रिवाइज कर रहे थे कि
कि एडवांस की पूरी मैं जेई मेन के लिए कभी ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ऑल्दो मैंने 1 मंथ पहले स्टार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था मतलब मेंस का, ताकि थोड़ा उससे भी आइडिया लगता रहे कि कैसा हो रहा है। कमिंग बैक टू एडवांस स्ट्रेटजी, इजंट इट, कि आपने एडवांस के ऊपर बहुत एफर्ट कर रहे हो। एंड एक क्वेश्चन अगेन है ना कि जैसे कि आप जानते हो ना, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आपने सुना होगा कि भाई एग्जाम के टाइम में हमारा ब्रेन क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, है कि नहीं? तो जेई मेंस का भी स्पेसिफिक टाइम होता है, वैसे एडवांस का भी स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आप जैसे कि आपका लेट नाइट स्टडी का पैटर्न है, तो इसके लिए आपने क्या प्लान किया है कि भाई हम कैसे एडवांस को अपने आप उस तरह तैयारी करेंगे कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक्टिव रहे? तो उसके लिए 1 महीना पहले मैं अपना मतलब शेड्यूल चेंज कर लूँगा अभी एडवांस के लिए। आई विल स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। तो आई थिंक उतना ही मेरा प्लान है। वैसे एग्जाम के दिन थोड़ा ब्रेन ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है आई थिंक, बट स्टिल आपको मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट करना चाहिए उस हिसाब से, एग्जाम टाइम के हिसाब से। तो आई थिंक यू नो यू विल बी, आप उसमें काम करेंगे और उसमें और भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे। एंड ऑलरेडी आपने दिखाया है अच्छा परफॉर्म करके। इस कॉन्फिडेंस को आगे भी आप बरकरार रहें। एडवांस के ऊपर बहुत एफर्ट कर रहे हो एंड वी आर विशिंग यू नो दैट कि आप एडवांस में अच्छा करोगे, यू नो सिंगल डिजिट, बिकॉज अगर वो होता भी है ना कि अगर कोई बच्चा 100 के आसपास आता है तो सिंगल डिजिट के पास भी आ सकता है। वी विश यू